हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अरस समीकरणमितीय दोष। अरस समीकरणमितीय दोष। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अरस समीकरणमितीय दोष। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं। फिलहाल जो वर्तमान समय चल रहा है, अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें सभी स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्था जितने भी जो ऑफलाइन क्लासेस थी सारी की सारी क्या है, बंद है। कारण कोरोना वायरस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट प्रभावित है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मैं भी खुद गांव से बिलोंग करता हूं। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, जहां हम खड़े हैं, खुद एक गांव में खड़े हैं और जहां हम हैं वहां पर इंटरनेट व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। तो फिर ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ। इंटरनेट व्यवस्था सबसे ख़राब है हमारे यहाँ। तो फिर यहाँ पर हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास तो एकदम फेल है, कोई मतलब नहीं ऑनलाइन क्लास का। क्योंकि जिस प्रकार आप ऑफलाइन क्लास में समझा सकते हैं बच्चों को, उस प्रकार ऑनलाइन नहीं समझा सकते हैं। और फेस टू फेस जैसे वो क्वेश्चन पूछकर अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, उस तरह हम ऑनलाइन क्लास में क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। तो फिर ऑफलाइन में ऑनलाइन में काफ़ी अंतर है। ऑनलाइन भी ठीक है, जहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था अच्छी है, लाइव क्लास चल जा रहा है, वहाँ पर ऑनलाइन ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे गाँव में या हमारे अगल बगल जितने भी 10-20 गांव हैं वहाँ पर सारा का सारा इंटरनेट व्यवस्था फेल है, बढ़िया नहीं है। तो फिर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर नहीं चल रहा है, स्कूल नहीं चल रहा है, तो फिर पढ़ाई होगी कैसे। तो इसके लिए और परीक्षा हो सकता है कि समय पर हो या 1 महीने लेट हो। फिलहाल अभी तक स्कूल कॉलेज खुलने की कोई संभावना है नहीं, और पढ़ाई जो है निरंतर जारी नहीं रखेंगे तो सिलेबस इतना लंबा है कि समय से ख़त्म नहीं होगा। और समय से ख़त्म नहीं होगा तो फिर परीक्षा में रिजल्ट खराब होगा। तो फिर अब आपको करना क्या है कि आपको कंटिन्यू घर पर पढ़ना है। कंटिन्यू घर पर पढ़ना है। हम आपकी सहायता कर रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा हर चीज़ समझाने का प्रयास करें। तो अभी हमारे पास स्थिति क्या है कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो 100% सिलेबस है आपके क्लास 12 के या 10th के, मैंने 9 से लेकर 12 तक जो सिलेबस था उसमें से 30% सिलेबस को माइनस कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। फिलहाल अभी कितना हम लोगों को पढ़ना है, 70%। इस साल जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें सिर्फ 70% जो सिलेबस बचा है उसमें से उसी से ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 30% से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो हुआ 30% कम कर दिया, फिर भी 70% तो हम लोग को पढ़ना है। अब बहुत ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनको क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 30% कम तो कर दिया, लेकिन आखिर क्या कम किया है। बहुत बच्चों को पता है और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है। जैसे हमारे गांव के अगल बगल के, हमारे गांव के हैं, या हमारे एरिया में जितने भी बच्चे हैं उनमें हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम बता दे रहे हैं कि इंटरनेट फेल है, तो लगभग सारी जानकारी यहाँ पर मिल नहीं पाती है। दूसरी चीज कि 30% जो कम हुआ है वो आखिर क्या कम हुआ है, तो हम उसी के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जो अगर हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें, एक उदाहरण के थ्रू हम समझा दें आपको। जो हमारा केमिस्ट्री है क्लास 12 केमिस्ट्री में, इसमें जो पहला यूनिट है वो है आपका ठोस अवस्था। जो पहला यूनिट है वो है ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था जो है ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा रहा है इस साल। ये 5 अंक का आएगा। अब क्या किया गया है कि इसमें से कुछ टॉपिक को कम कर दिया गया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ठोस अवस्था में पहले पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था, इस साल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इस साल बच्चों को नहीं पढ़ना है। वो कौन कौन सा टॉपिक है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक उदाहरण के थ्रू आपको समझा रहे हैं। इसमें है विद्युत एवं चुंबकीय गुण। तो किसका, ठोस का, चूंकि हम ठोस अवस्था नाम का यूनिट पढ़ रहे हैं,
तो इसमें ठोसों के विद्युत एवं चुंबकीय गुण को नहीं पढ़ना है। अगर हम दूसरा इसका देखें तो धातुओं का जो बैंड सिद्धांत होता है, बैंड सिद्धांत, उस बैंड सिद्धांत को नहीं पढ़ना है। तीसरा चालक, अचालक, अर्धचालक, इसके बाद इसमें आता है एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक। तो इन सब टॉपिक्स को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ठोस अवस्था में इतना टॉपिक क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक इसी प्रकार जो इसका दूसरा आपका यूनिट होगा जो विलयन, उसमें से भी कुछ टॉपिक को कम किया है। ठीक इसी प्रकार जो तीसरा यूनिट है वैद्युत रसायन, उसमें से भी कुछ कम किया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हर यूनिट से जो पहला यूनिट है ठोस अवस्था, दूसरा यूनिट है विलयन, तीसरा यूनिट है वैद्युत रसायन, तो हर यूनिट से कुछ ना कुछ क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो 100% सिलेबस था उस सिलेबस में से 30% कम कर दिया गया है और 70% आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो 30% में हमने एक उदाहरण लिया कि ठोस अवस्था में यह टॉपिक कम कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य जो यूनिट हैं उन यूनिट में भी कुछ टॉपिक कम किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं और कौन कौन से यूनिट नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए जो एक बुक है हमारे पास क्वेश्चन बैंक, जो एकदम लेटेस्ट आया है 2021 उत्तर प्रदेश राज्य हेतु एनसीईआरटी पर आधारित, इसमें लिखा हुआ है कोविड-19 के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 30% कम पाठ्यक्रम। तो ये जो क्वेश्चन बैंक आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, एक केमिस्ट्री का है, क्लास 12 केमिस्ट्री। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 30% सिलेबस को कम करके 70% ही दिया है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर चल रहा है जिस बुक का, उसमें 30% कम करके 70% ही दिया है जो हम लोगों को पढ़ना है। और जो हमारे यहाँ फिलहाल जहाँ हम हैं, जहाँ हम खड़े होकर ये बात आपसे कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था पूरी तरह खराब है। सभी बच्चों के यहाँ टेलीविज़न नहीं है, सभी बच्चों के पास इंटरनेट मोबाइल फ़ोन नहीं है। खासतौर से लड़कियों के पास, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो गार्जियन है वो लड़कियों को मोबाइल नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, और जिसके पास है, कुछ लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, तो इंटरनेट का कोई मतलब ही नहीं है। और जिनके पास मोबाइल है भी, उनके पास इंटरनेट व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह से क्या है, फेल है। तो इसके लिए हम ये आपको सुझाव देंगे कि आप जो क्वेश्चन बैंक है इसको आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिल जाएगा और इससे आप तैयारी कीजिए। और चूँकि एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो तो आपका हो सकता है कि 1 महीना लेट हो या समय से हो जाए, तो वहाँ पर आपका टाइम फिक्स है कि हमको कब एग्ज़ाम देना है, लेकिन इधर टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए आप जो है घर खाली ना बैठें, इस बुक को खरीदें और इस बुक से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। तो हमने एक उदाहरण दिया कि ये टॉपिक कम कर दिया है। इसमें क्या किया है ना कि देखिएगा आप यहाँ पर, तो फर्स्ट पेज में यहाँ पर उस टॉपिक को लिख दिया है जो टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। और जो इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सब 70% के अंतर्गत दिए गए हैं। जो नहीं पढ़ना है उसको इसमें से पहले से क्या कर दिया है, छांट दिया है। तो ये फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए तैयारी के लिए बेहतर विकल्प है कि 30% का टेंशन खत्म कर दिया, जो नहीं पढ़ना उसको पहले से क्या कर दिया, छांट कर निकाल दिया। फिर भी शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ पर कुछ हद तक क्लास चल जा रहा है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सारा का सारा फेल है। फिर भी हम जहाँ तक संभव है वहाँ तक आपका जो है सहायता कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी बातें हमारे अगल बगल लगभग हर स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष। तो अरस समीकरण मितीय दोष होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग
क्रिस्टलों में दोष जब पढ़ रहे थे, इस लेसन को जब शुरू किया गया था क्रिस्टल में दोष के कारण, कि क्रिस्टल में दोष कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिस्टलों में जो दोष होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, बिंदु दोष और रेखीय दोष। हमने वहाँ पर बताया था कि रेखीय दोष हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है बिंदु दोष के बारे में। और बिंदु दोष को जब हम लोगों ने जब पढ़ा था तो वहाँ पर आया था कि रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। तो वहाँ पर हम लोगों ने रस समीकरण मितीय दोष को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अरस समीकरण मितीय दोष। अब अरस समीकरण मितीय दोष को आपको समझना है। समझने के लिए पहले हम इसको एक उदाहरण के थ्रू समझा रहे हैं, उसके बाद इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो एक बार रस समीकरण मितीय दोष का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऐसे यौगिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात, ध्यान समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसे यौगिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वह अनुपात उसके अणु सूत्र के अनुपात के बराबर रहता है। ध्यान दीजिएगा कि धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उसके यौगिक के अणु सूत्र के अनुपात के बराबर रहता है, तो वहाँ पर जो दोष अगर उत्पन्न होता है तो उस दोष को हम कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। यहाँ पर एक विशेषता यह भी है कि दोष के पहले धनायनों और ऋणायनों का अनुपात दोष के बाद धनायनों और ऋणायनों का अनुपात के बराबर होता है, तो इस दोष को हम बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। जैसे एक हम उदाहरण ले रहे हैं NaCl का, तो आप जानते हैं कि Na प्लस होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है, Na प्लस Cl माइनस। अब अगर आपके पास 10 Na है और 10 ही क्या है, Cl है, ठीक, 10 Na है 10 Cl है, NaCl का क्रिस्टल है, 10 Na 10 Cl। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक Na भी निकल जाता है और एक Cl भी निकल जाता है। तो फिलहाल त्रुटि के पहले हमारे पास 10 Na और 10 Cl था, मतलब कि धनायन भी 10 था और ऋणायन भी 10 था। जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही होगा, लेकिन फिलहाल हम जो क्रिस्टल लिए इसमें तो बराबर बराबर है। तो 10 Na 10 Cl माने 10 धनायन 10 ऋणायन, इनका जो अनुपात है वह अनुपात आया 1:1। अब मान लीजिए कि इसमें कुछ त्रुटि होता है, कुछ कमियां होती है, कुछ अणु इसके क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो निकलने के बाद इसके पास 8 Na और 8 Cl ही बचता है। तो यहाँ पर अगर धनायन और ऋणायन का अनुपात देखें तो 8:8, फिर ये हो जाएगा 1:1। तो यहाँ त्रुटि के पहले भी धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 था और त्रुटि के बाद भी धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 है। तो ये जो दोष है, त्रुटि तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर अनुपात बदल नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि इस यौगिक की रस समीकरण मिति निश्चित है, अनुपात नहीं बदल रहा है। मतलब इसमें जो दोष, देखिए दोष तो उत्पन्न हो रहा है, 10 Na 10 Cl था, 8 Na 8 Cl है, अंतर हुआ है, दोष हुआ है, दोष उत्पन्न हुआ है, लेकिन यहाँ पर अनुपात निश्चित है। तो इस निश्चित अनुपात के कारण इस दोष को हम बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। लेकिन यदि किसी कारणवश त्रुटि के पहले और त्रुटि के बाद का अनुपात अलग अलग हो जाए, माने त्रुटि के पहले अगर 1:1 है और त्रुटि के बाद अगर 1:2 हो जाए या 1:3 हो जाए, मतलब अनुपात क्या हो जाए, बदल जाए, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो दोष है वो है अरस समीकरण मितीय दोष। मतलब कि रस समीकरण मितीय दोष का ठीक क्या, उल्टा। तो एक बार आप पुनः समझ लीजिए कि रस समीकरण मितीय दोष में त्रुटि के पहले त्रुटि के बाद धनायनों और ऋणायनों का अनुपात निश्चित होता है, जबकि अरस समीकरण मितीय दोष में त्रुटि के पहले धनायनों और ऋणायनों का अनुपात त्रुटि के बाद धनायनों और ऋणायनों का अनुपात के क्या होता है, उससे अलग होता है। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है इसको हम बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। तो आइए अब इस जो टॉपिक है इसके डेफिनेशन को हम एक बार लिख के समझते हैं। डेफिनेशन की, इसका डेफिनेशन है अरस समीकरण मितीय दोष। अब देखिए डेफिनेशन क्या है कि यदि यौगिक में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा कि यदि यौगिक में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात, अभी हमने उदाहरण के द्वारा बताया कि धनायन और ऋणायनों का अनुपात हमने कैसे निकाला। तो यदि यौगिक में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा कि धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो उसमें प्रदर्शित अणु सूत्र के बराबर नहीं होता है, तो उसमें जो दोष उत्पन्न होगा वो होगा
अरस समीकरणमितीय दोष। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष अरस समीकरणमितीय दोष कहलाता है। यही अगर हम रस समीकरणमितीय दोष की बात करें तो जो धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो उसमें बराबर हुआ करता था, और यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे अरस समीकरणमितीय दोष। इसका एक दूसरा डेफिनेशन है कि ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उनमें जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम क्या बोलते हैं? अरस समीकरणमितीय दोष बोलते हैं। और जो ये स्थिर अनुपात का नियम है ये क्लास 11th के केमिस्ट्री में है, तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। तो एक बार पुनः देख लीजिए कि ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनमें उत्पन्न दोष अरस समीकरणमितीय दोष कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन है लिख दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस पर हम आगे बात करते हैं। अब अगर हम अरस समीकरणमितीय दोष को देखें कि अरस समीकरणमितीय दोष उत्पन्न क्यों होता है, तो उत्पन्न देखिए ये दो कारणों से उत्पन्न होता है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं इसलिए हम मिटा रहे हैं कि ये जो अरस समीकरणमितीय दोष है ये सिर्फ दो कारणों से उत्पन्न होता है, और इन दोनों कारणों को हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने दो भाग बना दिया। एक होता है धनायन आधिक्य, माने धनायन की अधिकता। धनायन आधिक्य का मतलब कि धनायन की अधिकता। और दूसरा होता है धनायन अभाव। धनायन अभाव मतलब हम कह सकते हैं धनायन न्यूनता। धनायन न्यूनता गलत हो गया, न्यूनता। तो जो ये अरस समीकरणमितीय दोष होता है यह दो कारणों से उत्पन्न होता है। एक होता है धनायन के अधिक हो जाने से, और जो दूसरा कारण है वो है धनायन अभाव, मतलब कि धनायन के कम हो जाने से, धनायन के अधिक हो जाने से और धनायन के कम हो जाने से। अगर हम जो हमको टॉपिक पढ़ना है, जो केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ना है, जो सिलेबस हम लोग का है, उस सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये हम लोग को फिलहाल में नहीं पढ़ना है कि धनायन की न्यूनता के कारण कैसे होता है। फिर भी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग को ये वाला पूरा पढ़ना है कि धनायन में आधिक्य के कारण कैसे अरस समीकरणमितीय दोष उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप पहले यह समझ लीजिए कि जो अरस समीकरणमितीय दोष है वो है क्या। तो यदि धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बराबर नहीं होता है, मतलब कि त्रुटि के पहले कुछ और था, त्रुटि के बाद कुछ और हो गया, तो हम कहेंगे कि इसमें जो दोष है वह अरस समीकरणमितीय दोष है। और अरस समीकरणमितीय दोष किन दो कारणों से उत्पन्न होता है, तो वो दो कारण हमारे पास हैं। धनायन आधिक्य, मतलब कि धनायन जब अधिक होगा तो भी अरस समीकरणमितीय दोष उत्पन्न होगा, और अगर धनायन कम होगा तो भी अरस समीकरणमितीय दोष उत्पन्न होगा। तो अब यहाँ पर फिलहाल पहले इस पर बात कर लेते हैं धनायन आधिक्य के बारे में। तो धनायन आधिक्य के बारे में अगर हम बात करें कि धनायन आधिक्य मतलब कि धनायन कब अधिक होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं धनायन आधिक्य। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि धनायन कब अधिक होता है। तो धनायन देखिए दो स्थिति में अधिक हो सकता है। धनायन दो स्थिति में अधिक होगा। एक धनायन में किसी भी प्रकार से अगर वृद्धि हो जाए, धनायन में किसी भी प्रकार से अगर वृद्धि होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर धनायन अधिक हो रहा है। और इसका एक और यहां पर लॉजिक है कि ऋणायन, ध्यान दीजिएगा, ऋणायन
न्यूनता। अगर ऋणायन घट रहा है तो उस कंडीशन में भी धनायन बढ़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो लॉजिक है कि धनायन अधिक दो कारणों में होता है। हमने बताया कि धनायन अधिक दो कारणों में होता है, और दो कारण कौन कौन से हैं? एक धनायन में वृद्धि है और एक ऋणायन में न्यूनता है। तो धनायन में वृद्धि और धनायन में ऋणायन में न्यूनता। अगर कहीं पर देखिए, कहीं पर प्लस है और माइनस है, मान लीजिए बहुत सारा प्लस है बहुत सारा माइनस है, तो अगर माइनस आपका नहीं बढ़े, केवल प्लस बढ़े, मैंने मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में धनायन ऋणायन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि धनायन और ऋणायन में जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल उदासीन होना चाहिए। भले उसमें धनायन ऋणायन मौजूद है, लेकिन क्रिस्टल आपका कैसा होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए। तो धनायन और ऋणायन से क्रिस्टल बना है। अगर किसी भी कारणवश वहाँ पर धनायन बढ़ रहा है, तो धनायन जब बढ़ रहा है तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे? वहाँ पर धनायन वृद्धि हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये धनायन बढ़े नहीं, ये ऋणायन ही घटना चालू हो जाए। तो जब ऋणायन घटना चालू होगा तो उसकी तुलना में धनायन तो बढ़ ही गया। जैसे मान लीजिए कि 10 धन था और 10 क्या था? ऋण था। मैंने 10 को धनायन था, 10 को ऋणायन था। यहाँ पर 2 धनायन प्लस हो गया तो 12 धनायन हो गया, लेकिन ऋणायन आपका 10 ही रहा। तो ये कंडीशन आपका हो गया कि धनायन में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से 2 ऋणायन ही कम हो जाए। 2 ऋणायन कम हो जाए तो कितना ऋणायन बचेगा? 8 ऋणायन बचेगा। तभी तो धन वाला हमारा क्या हो गया? अधिक हो गया। तो यहाँ पर जो धनायन अधिक्य है ये 2 कारणों से होता है। एक धनायन वृद्धि से होता है और एक ऋणायन न्यूनता से होता है। अब इसको समझाने के लिए एक हम उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं। तो धनायन वृद्धि और ऋणायन न्यूनता, तो इसमें हम पहले ऋणायन न्यूनता को समझा रहे हैं, फिर आपको हम धनायन वृद्धि को समझाएंगे। तो पहले आप समझिए ऋणायन न्यूनता क्या है। तो ऋणायन न्यूनता के लिए हम यहाँ पर देखिए, हम ऋणायन न्यूनता समझा रहे हैं। ऋणायन न्यूनता, ऋणायन न्यूनता का मतलब कि यहाँ पर जो ऋणायन है वो क्या होगा? घटेगा। अब घटेगा कैसे, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। एक हम ठोस लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस लेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस हम लेते हैं नमक, NaCl। ठीक, अब NaCl का क्रिस्टल देखिए, हम यहाँ पर बना रहे हैं Na+, आप जानते हैं, फिर Cl- होता है, फिर Na+, फिर Cl-। चलिए 4 पैटर्न या 5 पैटर्न पर ले लेते हैं, फिर Na+, इतना ही पर्याप्त है। अब यहाँ पर Cl-, Na के नीचे Cl होता है, फिर Cl के नीचे Na हो जाएगा, यही पैटर्न है। फिर Cl-, फिर Na+, फिर यहाँ पर Na+, Cl-, Na+, Cl-। एक लाइन हम ऊपर भी ले लेते हैं। चलिए NaCl का क्रिस्टल हम लिए हैं, एक यहाँ पर लेते हैं Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब इसमें देखिएगा तो जितना Na है उतना ही क्या है? Cl है। आप देख सकते हैं कि जितना इसमें Na है उतना ही क्या है? Cl है। हम उदाहरण हम NaCl का लिए हैं, सोडियम क्लोराइड का। आप देख सकते हैं, देखिए पहले हम Na गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 Na है, यहाँ हम किनारे लिख दे रहे हैं 8 Na। और Cl को अगर हम गिन दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 Cl। तो आप यहाँ पर देखिए, ये त्रुटि के पहले की बात हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं, त्रुटि के पहले हम एक क्रिस्टल लिए हैं, इस क्रिस्टल में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि नहीं है तो हमारे पास 8 Na है और 8 क्या है? Cl है। यहाँ पर देखिए और समीकरण मितीय दोष का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी यहाँ पर आराम से डिफाइन हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो
क्रिस्टल हमारा है, इस क्रिस्टल में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। जब त्रुटि नहीं है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 8 अन्य है, माने 8 गो धनायन है और 8 गो क्या है, ऋणायन है। अगर इनका हम अनुपात ले लें तो अनुपात इनका देखिए 8:8 होगा, मतलब 1:1। ये हमारा त्रुटि के पहले का अनुपात है। ध्यान से समझिएगा, हम ऋणायन न्यूनता समझा रहे हैं कि ऋणायन जब घटता है तो कैसे, और रस समीकरण में दोष वहां पर उत्पन्न होता है। ये आपका क्रिस्टल हो गया। अब इस क्रिस्टल के ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि इस क्रिस्टल पर सोडियम का वाष्प, Na की वाष्प प्रवाहित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम सोडियम पर क्या कर रहे हैं, सोडियम के ऊपर जो क्रिस्टल है, इस पर क्रिस्टल पर सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है साधारण नमक का, इस पर हम सोडियम की वाष्प को प्रवाहित कर रहे हैं। और जब सोडियम की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो वास्तव में आप जानते हैं कि सोडियम चूंकि वाष्प कब बनेगा, जब गर्म होगा तो वाष्प बनेगा। और जब सोडियम गर्म होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोडियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Na+ बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी सोडियम को गर्म किया जाता है तो Na+ बनता है। जनरली वो Na रहता है, लेकिन जैसे उसको गर्म करते हैं तो क्या करता है कि अपने अंतिम कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Na+ बन जाता है। ठीक, मतलब कि सोडियम की जो वाष्प हम प्रवाहित किए हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर से क्या गुजर रहा है, तो Na+ गुजर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, क्योंकि Na जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। अब इसमें होता क्या है कि चलिए एक और यहाँ पर हम समझा रहे हैं, फिर से एक क्रिस्टल बना रहे हैं। और ये जो क्रिस्टल है इसमें देखिए 4 का लिया गया है, तो Na+Cl- Na+Cl-, फिर से Cl-, Na+Cl-, ये हुआ। अब ये वाष्प गुजरा, यही चीज हमने यहाँ पर भी बना दिया ताकि हम दोनों में आपको डिफरेंस दिखा सके, अंतर दिखा सके। तो हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, इस क्रिस्टल पर हमने सोडियम की वाष्प को गुजारा और वाष्प में वास्तव में होता क्या है कि Na+ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सोडियम को जब गर्म करते हैं तो वह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाता है, धनायन बनाता है। अब ये जब सोडियम का वाष्प फिर गुजरता है तो क्या करता है कि जो Na+ है एक क्लोरीन को अपने साथ खींच लेता है, क्लोरीन को अपने साथ क्या करता है, खींच लेता है और यह बनाता है Na+Cl-, मतलब कि NaCl निर्माण करके निकल जाता है यहाँ से। ध्यान दीजिएगा कि जो Na+ है वो क्या करता है कि इस Cl को अपने साथ उठा ले जाता है अपना घर बसाने के लिए, और ये घर जो है तोड़ जाता है, ये यहाँ पर खाली हो गया। तो ये जो Cl था मान लीजिए कि यहाँ से निकल के यहाँ चला गया। देखिए जरूरी नहीं है कि यही Cl जाएगा, यहाँ का भी Cl हो सकता है, यहाँ का भी Cl हो सकता है, यहाँ का भी Cl हो सकता है। Cl को लेगा, जब Na+ है तो Cl- को ले लेगा। अब Cl- चला गया, अब ये हो गया खाली। अब आप अगर क्रिस्टल दोष का डेफिनेशन पढ़ें तो क्रिस्टल दोष में बताया गया था कि हमारे जो क्रिस्टल जो ठोस होते हैं उनकी संरचना निश्चित एवं नियमित होती है। जो क्रिस्टलों की संरचना होती है वो निश्चित एवं नियमित होती है। अगर उसकी संरचना में किसी भी प्रकार का अनियमितता आ जाए तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टल दोष। देखिए यहाँ पर अनियमितता आ गया, जो NaCl था, अब Na के बाद से फिर से Na आ गया, Cl बीच में खत्म हो गया, तो यहाँ पर अनियमितता आ गया, मतलब इसमें दोष उत्पन्न हो गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यह Na तो Cl को ले लिया, इलेक्ट्रॉन बच गया। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आया, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आया। आपको ध्यान यह देना है कि इसमें जो धनायन है वो और ऋणायन है, तो इसमें से एक ऋणायन गया है और ऋणायन के बदले में एक ऋण आवेश आया है। आपको ध्यान से समझना है कि ऋणायन और ऋण आवेश दोनों अलग अलग है। ऋणायन क्लोरीन का होता है, क्लोरीन ऋणायन है, और जो ऋण आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया
तो अगर अब हम यहाँ पर धनायन और ऋणायन को अगर देखें, मान लीजिए कि जो N था वो तो Cl को लेकर चला गया, अब इसके बदले में कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो धनायन था, देखिए पहले 8 धनायन हमने लिखा है, 8 धनायन, तो 8 धनायन अभी मौजूद है, N 8 धनायन मौजूद है। लेकिन अगर ऋणायन की बात करें तो ऋणायन में देखिएगा, तो ऋणायन में देखिए क्लोरीन एक निकल गया, तो जहाँ पर 8 पहले से था वहाँ पर एक निकल गया, तो कितना बचा, 7 बचा। तो 8 Na है और 7 Cl है, तो जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो तो 8:7 हो गया। धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो हो गया 8:7। यहाँ था 1:1, पहले 1:1 था, बाद में देखिए तो 8:7 हो गया। मतलब कि पहले जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो बाद वाले के धनायन और ऋणायन के अनुपात से क्या है, अलग है। तो ये जो दोष है यह असमीकरणमितीय दोष है। अब आपके मन में प्रश्न यह उठेगा कि भाई यहाँ से ऋणायन तो निकला है, तो ऋणायन तो आ भी गया, तो फिर कहाँ से अनुपात अलग अलग हो गया। तो आपको हम पुनः बता दें कि ऋणायन निकला है और उसके बदले में एक आवेश आया है। देखिए ये ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन को हम जो है आयन नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलता है या प्रवेश करता है तो वहां पर आयन उत्पन्न होता है, वो आयन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या काम है कि यह इलेक्ट्रॉन आया ना, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है यह इसके आवेश को बराबर करके रखा है। यहाँ पर एक ऋण आवेश निकला तो एक ऋण आवेश आ भी गया, तो यह इसके आवेश को मेंटेन करके रखा है, मतलब कि इसकी उदासीनता को बना कर रखा है। ये जो इसकी जो उदासीनता है, देखिए इसमें धन आवेश ऋण आवेश बराबर मिलेंगे आपको, लेकिन धनायन ऋणायन अलग अलग मिलेगा। धनायन ऋणायन ये अलग अलग है, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश यहाँ पर क्या है, बराबर है, इसलिए ये उदासीन है, ये उदासीन है। लेकिन यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों की संख्या अलग अलग हो गया। धनायन आपका 8 है, ऋणायन आपका 7 है। तो दोष के पहले इनका जो धनायन और ऋणायन का अनुपात था वह 1:1 था, और दोष के बाद जो अनुपात है वो 8:7 है। तो यहाँ पर त्रुटि के पहले धनायनों और ऋणायनों का अनुपात, त्रुटि के बाद धनायनों एवं ऋणायनों के अनुपात के से अलग अलग है। तो इस दोष को हम कहेंगे असमीकरणमितीय दोष। और इसको हम ऋणायन न्यूनता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ऋणायन है वही तो निकला है, धनायन तो आपका कंटिन्यू है। देखिए 8:7 हुआ है ना, तो ये जो 8 है वो धनायन का है और जो 7 है वो ऋणायन का है। तो यहाँ पर वास्तव में ऋणायन घट रहा है, तो ये ऋणायन घट रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऋणायन न्यूनता। तो ये जो दोष है ऋणायन न्यूनता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आके एंट्री मार गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश कर गया। अब यह जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें कुछ परिवर्तन ले आता है, इस क्रिस्टल में क्या कर दिया, परिवर्तन ले आ दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आखिर क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वह 2 काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 काम करता है। एक तो विद्युत धारा का प्रवाह करता है और दूसरा किसी वस्तु का रंग निर्धारित करता है। रंग का निर्धारण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, मतलब कि रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और विद्युत धारा के लिए भी कौन उत्तरदायी होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह 2 कारणों के लिए जाना जाता है, वो 2 प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। एक विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और एक कलर इफेक्ट, रंग प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कारण क्या है कि यहाँ पर आवेश बराबर है, जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, तो यहाँ पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा नहीं। अब यहाँ पर कलर इफेक्ट होता है। कलर इफेक्ट में होता क्या है कि जैसे आप इसको सफेद लिए रहते हैं ना, जो आप साधारण जो नमक देखें वो सफेद रंग का होता है, तो ये जो आपका है ये पूरा सफेद है, ठीक। लेकिन जैसे इस पर सोडियम की वाष्प हम गुजारते हैं और इसमें त्रुटि आता है, तो त्रुटि के बाद ये पीले रंग का हो जाता है। ये आपका हो गया पीले रंग का। और ये पीला रंग किसके कारण हुआ है, F के कारण हुआ है। और ये जो F नहीं, इस इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पूरे स्थान को हम बोलते हैं F केंद्र। क्या बोलते हैं, F केंद्र। तो आपको यह ध्यान देना है कि इसको हम F केंद्र बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो इसके रंग को बदल देता है। तो जनरली सफेद था पीला हो गया, मतलब त्रुटि हो गया। त्रुटि किसके कारण हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन आखिर आया कहाँ से है, तो ऋणायन यहाँ से निकला है, तो इलेक्ट्रॉन आया है तो ऋणायन निकला है, तो ये हो गया ऋणायन न्यूनता।
तो इस प्रकार ऋणायन न्यूनता में होता क्या है कि जो ऋणायन होता है वह घट जाता है, कम हो जाता है और उसके बदले में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आके धनायन और ऋणायन, धनावेश और ऋणावेश को बराबर रखता है ताकि आपका जो यौगिक है वो वैद्युत उदासीन ही रहे। लेकिन ऋणायनों की संख्या कम हो जाती है, तो कम होने के कारण इसको हम बोलते हैं ऋणायन न्यूनता। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पर धनायन अधिकता की, तो उसके लिए भी एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर धनायन अधिकता। तो धनायन अधिकता है क्या? तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जिंक की। देखिए जिंक Zn, इसकी विशेषता क्या है कि Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ध्यान दीजिएगा, Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बनता है। और अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बनता है O-2। सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो जिंक है अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन क्या करता है उसका 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और दोनों मिलकर बनाते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसमें Zn 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये ध्यान देना है। बना कैसे? Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बना और जो ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन ले करके O-2 बना और Zn2+ O-2 मिलके आपस में बन जाते हैं, +2 - 2 कैंसिल हो जाता है, Zno बनता है। सीधे सीधे कहें कि Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन O को देके और उससे जुड़ गया और Zno बन गया। ठीक, तो Zno का क्रिस्टल हम एक बनाते हैं। इसको आप समझ गए हैं कि Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वह Zn के इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करता है। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 फिर से O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 Zn+2 Zn+2। ठीक, ये क्रिस्टल हो गए, Zno बन गया। अब जब Zno को हम गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके पिछले जो हम लोगों ने ऋणायन न्यूनता जहाँ पर पढ़ा था, तो वहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड पर हम सोडियम की वाष्प को भेज रहे हैं, यहाँ पर हम सीधे गर्म करेंगे। आपको एक बार पुनः बता दें कि जो Zn है वह अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ठीक, और वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण किया है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या किया है कि वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो वास्तव में ये Zn+2 ही रहता है। लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर Zn2+ है, O2- है, मतलब कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और O 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है। लेकिन जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है वो बाहर निकाल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और खुद केवल O हो गया। माने जो दिया था, ध्यान से समझिएगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया है,
लेकिन जब गर्म करते हैं तो ये तो चूंकि दे चुका है, जब गर्म करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया था 2 इलेक्ट्रॉन वो निकाल देता है बाहर, निकल गया। ये लेता नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, लेकिन ये लेता नहीं है, Zn+2 के रूप में रहता है और ऑक्सीजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन जो लिया था वो बाहर निकाल देता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि 2 Zn है तो 2 Zn 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यह 2 हो गया और यही ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, निकल गया ऑक्सीजन। चलिए 2 ऑक्सीजन निकाल देते हैं, निकला 2। अब यहाँ पर देखिए आया क्या, अब Zn2 भी बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये जो जिंक जो बच रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यह इसके अंतरा अणुक स्थान में आ जाते हैं। यहाँ अंतरा अणुक स्थान में, कहीं भी अंतरा अणुक स्थान में आके इसमें एंट्री मार देते हैं। और जब अंतरा अणुक स्थान में एंट्री मारे हैं तो यहाँ पर हुआ क्या है, धनायन हमारा बढ़ा है। Zn2 तो पहले से था, Zn2 फिर से क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर धनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब धनायन हमारा बढ़ रहा है तो वो कहाँ बढ़ता है, तो वह अंतरा अणुक स्थान में क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब अंतरा अणुक स्थान में बढ़ता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर धनायन की अधिकता हो गई। और जब धनायन की अधिकता हो गई तो फिर अब यहाँ पर धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो भी क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। और धनायन और ऋणायन का जब अनुपात परिवर्तित हो गया तो वह जो दोष है वो हो जाता है आपका अरस समीकरण मितीय दोष। तो इस प्रकार हम लोग का अरस समीकरण मितीय दोष समाप्त होता है। और इसमें एक हम लोग को पढ़ना था ऋणायन न्यूनता वाला। तो ऋणायन धनायन अधिकता और एक ऋणायन न्यूनता या धनायन अभाव। तो धनायन अभाव बड़ी सिंपल है कि जहाँ पर धन का अभाव हो, तो धन का अभाव का मतलब कि ऋणायन की क्या हो, धन का अभाव मतलब कि जो धन है वो घट रहा है। तो धन घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऋण वहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वहाँ पर ऋण अगर बढ़ेगा, चाहे धन बढ़ेगा, कुछ भी अगर घटे चाहे बढ़े, तो निश्चित रूप से अनुपात वहाँ पर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब अनुपात परिवर्तित होता है तो वहाँ पर अरस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये रहा हमारा अरस समीकरण मितीय दोष। और इसके बाद से जो टॉपिक इसमें पढ़ना था वो तो सिलेबस के अनुसार 30% कट गया है। तो फिलहाल अभी हम उस 30% पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर से दोबारा हमको फिजिक्स में मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।